नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो जैसे मैं बताया था कि मैं पढ़ाना शुरू करूंगा सेल बायोलॉजी से। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से स्टार्ट करूंगा क्योंकि आपको पता ही है कि सेल बायोलॉजी अगर पढ़ना है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ना ही पड़ेगा। अब दिक्कत ये होता है ना कि आपको मैं बता दूंगा ग्लाइकोलिपिड ऐसे होता है, बुक में देखिएगा बहुत अच्छा से डायग्राम रहता है कि प्लाज्मोलिपिड है, ये देखो फ्लूइड मोजाइक मॉडल होता है, ये देखो ग्लिसरोलिपिड है, ये फॉस्फोलिपिड है, ये कोलेस्ट्रॉल है। ऐसे बताने से कुछ फायदा नहीं होने वाला है, मैं पहले बता रहा हूँ। देखिए बायोलॉजी पढ़ रहे हैं ना, क्वेश्चन करना सीख लीजिए। जब तक आप क्वेश्चन करना नहीं सीख रहे हैं ना बायोलॉजी में दिक्कत हो जाएगा। सिर्फ बायोलॉजी नहीं, साइंस में अगर कोई भी टॉपिक में पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन करना सीखना पड़ेगा। आपको क्वेश्चन ये पूछना चाहिए कि भाई फॉस्फोलिपिड से क्यों बना, क्यों कोलेस्ट्रॉल आता है, और ऐसा क्या जरूरत हुआ सेल को कि फॉस्फोलिपिड आना पड़ा और एक बाउंड्री बनाना पड़ा। मैं बता रहा हूँ, देखिए बहुत सालों हजार पहले जब कोई कुछ नहीं था, सेल नहीं था, तब उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ना फॉस्फोलिपिड से क्यों बना था, क्योंकि उसका प्रॉपर्टी ऐसा होता है। क्या प्रॉपर्टी होता है कि देखिए कोई भी घर में जैसे रहते हैं तो आप मैदान में तो रहते नहीं है, मैदान में रहिएगा तो आपको एक क्लोज आपको एनवायरमेंट माहौल नहीं मिलता है। घर में एक दीवार रहता है, चारों तरफ से बांध के रखते हैं, सामने मोबाइल का चार्जर लगा देते हैं, चाहे फेसबुक देखते हैं, व्हाट्सएप देखते हैं। ऐसे सेल को भी जरूरत होता था कि ऐसा एक मीडियम बनाना पड़ेगा कि मैं अंदर का एक माहौल को बाहर से अलग कर पाऊं, और अलग भी कर पाऊं और मैं उसके साथ रेगुलेशन कर पाऊं। मतलब प्लाज्मा में बढ़ेगा तो एक बाउंड्री बनेगा। पहला काम होता है बाउंड्री बनाना। अब बाउंड्री बनाने के बाद फिर दो चीज और तीन चार चीज करना पड़ेगा कि भाई साहब वो रिजिड ना हो, मतलब पूरा हार्ड ना हो, लोहे की तरह ना हो कि साला एक बार मारे तो टूट गया। ऐसा ना हो आपको थप्पड़ मारा मुंह ही टूट गया, ऐसा तो नहीं होता है, बहुत फ्लेक्सिबल होता है, देख रहे हैं। तो ये चीज होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। फ्लेक्सिबिलिटी भी होना चाहिए, आपका बाउंड्री भी क्रिएट होना चाहिए, और आपका एक चीज ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि बाहर का जो वाटर मॉलिक्यूल उसके साथ इंटरेक्ट भी करे और अंदर का जो साइटोसेल है या अंदर का जो एनवायरमेंट है वहां से भी इंटरेक्ट कर पाए। तो ये चीज मॉलिक्यूल को ध्यान में रख के वो लोग बनाया था कि बाहर का एनवायरमेंट से भी हम लोग इंटरेक्ट करेंगे, अंदर का एनवायरमेंट से भी इंटरेक्ट करेंगे। इसलिए ऐसे मॉलिक्यूल चूज किया गया है जो एम्फीपेटिक इन नेचर हो। अब ये साइंटिफिक टर्म होता है, वो तो खतरनाक और नॉर्मल स्टूडेंट को समझ नहीं आता है। एम्फीपेटिक मतलब ये होता है, एम्फी मतलब समझ पाते हैं दो मतलब कि एक हाइड्रोफिलिक भी होगा, हाइड्रोफोबिक भी होगा। हाइड्रोफिलिक में ये होता है वाटर लविंग कंपाउंड, मतलब जो वाटर से प्यार करे, और एक होता है वाटर फोबिक मतलब हाइड्रोफोबिक। मतलब हाइड्रोफोबिक मतलब क्या होता है, लिपिड से तो उसका प्यार है, मोहब्बत है, लेकिन आप जब भी वाटर में डालिएगा तो वो मोहब्बत खत्म हो जाता है। जैसे देखिए पानी में तेल डाल देता है ना, सरसों का तेल आप लोग तैरेगा ऊपर में, वो मिक्स नहीं होता। चीनी डालिएगा तो घुल जाता है, नमक डालिएगा घुल जाएगा, लेकिन आप अगर तेल डाल देंगे ऊपर से नहीं घुलेगा, तो उसको हाइड्रोफोबिसिटी बोला जाता है। समझ रहे हैं? तो ये चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जितना सोचते हैं ना, मॉलिक्यूल आपसे 10 गुना पहले सोच लेता है वो चीज। उसको पता है क्या करना है नहीं करना है। आपको पता नहीं क्या करना है लाइफ में, लेकिन मॉलिक्यूल को पता है उसको क्या करना है। तो मॉलिक्यूल ऐसे एक एनवायरमेंट बनाया, एक बैरियर बनाया, और उसके लिए एक मॉलिक्यूल की जरूरत था। अब वो है फॉस्फोलिपिड, स्फिंगोलिपिड, आपका ग्लाइकोप्रोटीन। अब ये सब क्या होता है, ये इस बारे में अच्छे से बताऊंगा। आप बोलिएगा कि इतना कुछ मत बताइए, आप डायरेक्ट पढ़ा दीजिए। तो भाई साहब यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो है, आप देख सकते हैं आराम से। वहां पर फ्लूइड मोजाइक मॉडल आपको बोल देगा, आपको बहुत कुछ बता देगा। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ उसको अच्छे से सुनिए, फिर मैं एकदम पूरा बोल दूंगा क्या क्या कंपोनेंट है, नहीं है, कितना टाइप का फॉस्फोलिपिड होता है, ग्लाइकोलिपिड क्या होता है। तो पहले मेम्ब्रेन जो बना था उसका मेम्ब्रेन का एक ही क्राइटेरिया था, पहले बाउंड्री बनाऊंगा, बाहर का एनवायरमेंट को अंदर से अलग करूंगा कि बाहर से अंदर का कोई इतना लिंक ना हो, और जब मन करे तो मैं इंटरेक्ट भी कर पाऊं, उसीलिए प्रोटीन भी आया था बीच में। अब देखिए वो फ्लेक्सिबल क्यों है ये भी मैं बताऊंगा। अब फ्लेक्सिबिलिटी को बहुत जरूरत होता है। एक फ्लेक्सिबिलिटी, एक होता है बाहर के एनवायरमेंट से अंदर का अलग करना, बाउंड्री करना, और 3 नंबर जो पॉइंट है कि जब मन करे वो फ्लिपिंग एंड फ्लॉपिंग कर पाऊं, मतलब अंदर का चीज बाहर कर पाऊं, बाहर का चीज अंदर कर पाऊं, बाहर क्या हो रहा है अंदर सिग्नल भेज पाऊं, अंदर क्या हो रहा है बाहर सिग्नल भेज पाऊं। तो ये भी करना होता है सेल को, तो इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाया गया था। अब बात है कि ऐसा फॉस्फोलिपिड में क्या होता है, और फॉस्फोलिपिड क्या चीज है और किस चीज से बना है, और सेल वो कैसे मतलब रेगुलेशन करता है बाहर के एनवायरमेंट के साथ। तो मैं पहले बता रहा, आप लोग देखिएगा बुक में बहुत अच्छा अच्छा फोटोग्राफ रहता है और ऐसे रखा रहता है, एकदम ऐसे ऐसे देखिएगा आप लोग, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे ऐसे रहता है, ठीक है। आप लोग देखिए फोटो ऐसे देखे हैं कि ऐसे ऐसे होता है, ऐसे देखे हैं डायग्राम, तो ऐसे बोलता है देखो ये लिपिड बाइलेयर है, ये लिपिड बाइलेयर है बोल देता है। देखिए मेरा हैंड राइटिंग बहुत ही खराब है, पहले ही बता रहा हूँ, और मैं खुद परेशान नहीं हूँ, मेरा प्रोफेसर खुद परेशान है। मैं जब लिख के कॉपी भेजता हूँ तो पढ़ने में इतना डिफिकल्टीज होता है प्रोफेसर को, तो बोलता है भाई अपना हैंड राइटिंग सही करो, तो मेरा सही होता ही नहीं एकदम। तो मेरा हैंड राइटिंग थोड़ा गड़बड़ है, तो समझ लीजिएगा थोड़ा, ठीक है। तो लिपिड बाइलेयर बोलता है कि लिपिड बाइलेयर देखो ये होता है। आप लोग समझ नहीं पाते, नॉर्मल स्टूडेंट जिसको समझ आता है बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को समझ नहीं आता कि ये चीज क्या है, ये ऊपर में हेड क्या है, ये 2 चीज निकल के ये क्या है।
अब बोलते हैं फॉस्फोलिपिड से बना है। तो आपको बताऊंगा कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, लिपिड बाइलेयर क्यों है, सिंगल लेयर क्यों नहीं है। ये क्वेश्चन भी आपको करना पड़ेगा कि लिपिड सिंगल लेयर क्यों नहीं होता है, बाइलेयर क्यों होता है। आपको ये सब चीज आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा, तभी आप अच्छा समझ पाइएगा चीज को। देखिए अब ये हुआ लिपिड बाइलेयर। अच्छा देख लीजिए, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो आपका पंछी की तरह ये चीज दिख रहा है ना, वो है क्या। आपको ऐसे डायग्राम में रहता है कि देखो भाई ये होता है, और ये जो रीजन होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, बोलता है बुक में एकदम बहुत अच्छा से लिखा हुआ है। देखिएगा बुक में लिखा रहता है कि हाइड्रोफिलिक रीजन है, ठीक है, ये हाइड्रोफिलिक नेचर है। और ये जो रीजन दिखता है आपको बोलता है ये हाइड्रोफोबिक है, ये चीज दिखा देता है। अब आपको देखिए समझाना पड़ेगा कि मॉलिक्यूल लेवल में इसका मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूल लेवल में इसका मतलब क्या होता है। अब बोलते हैं ये हाइड्रोफिलिक है, ये बोलता है हाइड्रोफोबिक है, तो इसका मीनिंग क्या है, मॉलिक्यूलर लेवल में क्या होता है। देखिए ये चीज आपको डायग्राम के थ्रू देखा था। आप लोग नाम सुने ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड या फॉस्फोलिपिड का नाम तो जरूर सुने होंगे, तो उस यही चीज आपको दिखाया है। इसको एम्फीफेटिक बोला जाता है इसलिए क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक भी है हाइड्रोफोबिक भी है, दोनों को मिला के देखिएगा तो यहाँ पर एम्फीफेटिक नेचर होता है। इस नेचर को एम्फीफेटिक बोला जाता है, जो हाइड्रोफोबिक भी हो हाइड्रोफिलिक भी हो। ऐसा क्यों है कि भाई साहब ये हाइड्रोफोबिक के साथ भी इंटरेक्ट कर पाएगा ये, और हाइड्रोफिलिक के साथ भी कर पाएगा, मतलब वाटर के साथ भी कर पाएगा, और फैट जो लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल होता है उसके साथ भी इंटरेक्ट कर पाएगा। ऐसा मॉलिक्यूल को चूज किया गया है बाय नेचुरली, ठीक है। मैं बता रहा हूं ना, आप जो सोचते हैं वो बहुत कम सोचते हैं, आपसे भी ज्यादा आपका बॉडी और आपका मॉलिक्यूल सोचता है, उसको पता है क्या करना होता है। आप भटक जाइएगा, मॉलिक्यूल नहीं भटकेगा, ठीक है। तो ये देख रहे हैं एम्फीफेटिक मॉलिक्यूल का नेचर होता है। अब इसको मैं डायग्राम के थ्रू आपको दिखा रहा हूं कि मॉलिक्यूलर लेवल में क्या होता है। आप नाम सुने हैं फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड का नाम क्या, फॉस्फेट, आप सुन पा रहे हैं, फॉस्फेट रहता है। अब देखिएगा फॉस्फेट कैसे लिखा रहता है कि देखो ये पी है। अरे भाई बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल लेवल में देखिएगा सेल में पी ऐसे नहीं रहता है, पी का मतलब ऐसा होता है, ये डबल बॉन्ड ऊपर रहेगा, ये इधर एक इधर एक माइनस रहेगा, इधर एक, ठीक है। ये पी जो रहता है ना, पी ऐसा फॉर्म में रहता है बायोलॉजिकल सिस्टम में, तो इसको गड़बड़ी मत कर दीजिएगा। देखिए ये ऐसा होता है स्ट्रक्चर, ठीक है, पी का। तो ये फॉस्फोलिपिड बोलता है इसलिए कि वो लिपिड के साथ फॉस्फेट जुड़ा रहता है। कैसे जुड़ा रहता है बता रहा हूं, आप ग्लिसरॉल का नाम सुनिए, बोलता है ग्लिसरॉल बैकबोन होता है। देखिए ये होता है CH2OH, आपको स्ट्रक्चर में दिखा रहा हूं, अब देखिए आप समझ पाइएगा अच्छा से। अरे इतना काहे हिल रहा है, ये है ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर, आप लिख लीजिए ये ग्लिसरॉल है, और इसको बैकबोन बोला जाता है, रीढ़ का हड्डी। आप बोलते हैं ना कि देखिए स्पाइनल कॉर्ड टूट गया तो खत्म हो जाओगे, तो ये इसलिए रीढ़ का हड्डी बोला जाता है क्योंकि ये बैकबोन होता है, ये फ्रेम होता है, इसके ऊपर सब कुछ बनता है। तो ये जो फ्रेम दिख रहा है ना आपको, इसके साथ एक बीच में ये हाइड्रोजन हट जाता है और यहाँ पर एक फॉस्फेट लग जाता है, ठीक है। और इसके साथ ये हाइड्रोजन यहाँ पर भी हट जाता है, दोनों तरफ ये हाइड्रोजन हट जाता है, और यहाँ पर एक आपका फैटी एसिड लग जाता है। आप बोलिएगा फैटी एसिड क्या होता है, तो फैटी एसिड एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसका एक कार्बन चेन भी रहता है, CH2 करके, ऐसे CH2 CH3 CH2 देखिएगा ऐसे करके, लास्ट में COOH रहेगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहेगा, ठीक है। तो ये जो होता है इसको फैटी एसिड बोला जाता है। अब इसका कार्बन चेन लेंथ के ऊपर इसका नाम डिफरेंट किया जाता है, माइरिसिटोल, सॉरिक एसिड, ऐसे करके नाम होता है, ठीक है। तो ये जो दिख रहा है ना, यहाँ पर ऐसे रहता है स्ट्रक्चर, ऐसे CH2 करके एकदम CH3 तक जाता है, ऐसे करके, यहाँ पर भी ऐसे ही होता है। तो ऐसा होता है, यहाँ पर एक फॉस्फेट लग जाता है, तो इसको फॉस्फोलिपिड बोला जाता है। और उसको देखिएगा, नाम सुनिएगा, फॉस्फोलिपिड का बहुत सारा टाइप रहता है, फॉस्फेटाइडल कोलिन, फॉस्फेटाइडल इथेनोलेमिन, फॉस्फेटाइडल सेरीन। तो इस फॉस्फेट के साथ बहुत सारा ग्रुप लग जाता है, कोलिन ग्रुप लग गया ना, तो इसको फॉस्फेटाइडल कोलिन बोलता है। और इसके साथ ही फॉस्फेट के साथ ही अगर जुड़ गया सेरीन अमाइनो एसिड, तब उसको बोला जाता है फॉस्फेटाइडल सेरीन। इथेनोलेमिन ग्रुप लग गया यहाँ पर आके, तो बोलेगा फॉस्फेटाइडल इथेनोलेमिन हो गया। तो ऐसा करके बोला जाता है। मैं आपको ब्रीफ एक डिस्क्रिप्शन दे दिया, तो ये होता है, आप समझिए। ये जो आपको दिख रहा है ना हेड में, यही चीज ये वाला है, ये वाला फॉस्फेट ग्रुप हेड। यहाँ पर कोलिन, सपोज यहाँ पर कोलिन आप जोड़ दिए, तो ये फॉस्फेट के साथ ये कोलिन जो है यही हेड है। और ये जो आपको दिख रहा है ना दोनों ये लाइन है, यही आपका फैटी एसिड का चेन है, समझ पा रहे हैं, यही फैटी एसिड होता है। ये आपको जो दिख रहा है ना, यही आपका ये वाला है, और यही जो दिख रहा है ये वाला है, और ये जो हेड रीजन दिख रहा है ये वाला है। इसलिए इसका स्ट्रक्चर ऐसे दिखाया जाता है। आपको और अच्छे से समझा रहा हूं तो आपको समझ आएगा। देखिए आप देखिए, आपको पूरा क्लियरिटी हो जाएगा।
देखिए थोड़ा बेसिक ही पढ़ा रहा हूँ, इतना एडवांस तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपको बेसिक चीजें सिखा रहा हूँ। तो पहले ये देख लीजिए, फिर मैं एडवांस में भी चला जाऊंगा। वही ग्लिसरॉल को फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ, देखिए अब आपको समझ आएगा चीज पूरा एकदम खतरनाक तरीके से। ऐसे करके CH2 तक N रहता है और लास्ट में CH3 रहता है। ऐसे मैं कर दे रहा हूँ, तो आपको समझ आएगा। ये आपका फॉस्फेट जोड़ दीजिए यहाँ पर और आपको कोलिन जोड़ दीजिए यहाँ पर। अब देखिए आपको समझ आएगा। ये जो मॉलिक्यूल का नाम दिखा रहा था ना ऐसे करके, अब इसको मैं कर देता हूँ ऐसे। देखिए ये वाला हेड जो दिख रहा है ये वाला है, और ये जो आपको चेन दिख रहा है ना ऐसे करके, ये वाला है, ये वाला है। देखिए यही चीज वही है, समझ रहे हैं। ये जो आपको जो दिख रहा है ना, यही फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर होता है। ये हो गया हाइड्रोफोबिक इन नेचर, ये पानी से इंटरेक्ट नहीं करेगा, लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करेगा, ठीक है। ये हाइड्रोफोबिक हो गया और ये हाइड्रोफिलिक हो गया। इसलिए बोला जाता है, कुछ नहीं, ठीक है। फिर इसका आप स्ट्रक्चर देख लीजिए, स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट। हमको पता है लाइट का बहुत दिक्कत दे रहा है, तो थोड़ा फोकस में इधर उधर हो जा रहा है, तो लाइट बहुत रिफ्लेक्ट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रक्चर। आप देख रहे हैं कि हाइड्रोफोबिक क्या होता है, हाइड्रोफिलिक क्या होता है, ये स्ट्रक्चर ही बोला जाता है। यही चीज से आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनता है। और मैं आपको पहले ही बता दिया कि इसको क्यों सिलेक्ट कर दिया गया है, क्योंकि बाहर का साथ अंदर का एनवायरमेंट को अलग करना है, फ्लूइडिटी मेंटेन भी करना है, उसके साथ साथ आपको रेगुलेशन भी करना चाहिए। कि भाई आपका घर का दरवाजा पूरा अगर बंद कर दे तो घर के अंदर ही मर जाइएगा। भाई खाना पीना खाना है कि नहीं खाना, तो गेट भी चाहिए आपको, दरवाजा की खिड़की भी चाहिए। तो सेल का भी खिड़की या दरवाजा होना चाहिए कि बाहर से कुछ आ पाए, अंदर से कुछ बाहर जा पाए। तो इसके लिए भी बहुत सारा चीज, अरे सेल बहुत ही इंटेलिजेंट है, आपको दिखा रहा है कैसे। सपोज ये आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, आपको दिखा रहा हूं तो आप समझ पाइएगा। आप समझ पा रहे हैं आप मेरे डायग्राम को, वो मॉलिक्यूलर लेवल में समझिए, थोड़ी आपको समझ आएगा। ये हो गया आपका सपोज सेल, ठीक है। और ये पार्ट को मैं यहां से कट करके आपको जूम करके दिखाया हूं। ये आपका न्यूक्लियस है, समझ लीजिए। ये पार्ट को कट करके मैं आपको यहां पर शो किया हूं, ठीक है। अब लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है तो थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं, क्योंकि क्या कीजिएगा, लाइट तो बाद में सही कर लूंगा। ये न्यूक्लियस हो गया आपका, और ये आपका लिपिड हो गया, ठीक है। अब सिर्फ लिपिड अगर रहा क्या दिक्कत होगा बताइए। देखिए सिर्फ लिपिड अगर रहा तो बाहर का चीज अंदर वही चीज आ पाएगा जो लिपिड सॉल्युबल होगा, क्योंकि अंदर का माहौल ऐसा है भाई साहब, ये हाइड्रोफोबिक है, वाटर को अंदर जाने नहीं देगा। और वाटर अगर अंदर नहीं जा रहा तब बहुत दिक्कत होगा। अब हेमा मालिका ने वो देखा है एड वाला कि बॉडी के अंदर 70% वाटर रहता है, तो वो 70% वाटर कहां से आएगा, अरे सेल के अंदर जाएगा तब ना। तो ये पानी कहां से अंदर आएगा, तो उसके लिए कुछ तो बनाना पड़ेगा ना भाई साहब, कुछ बनाएगा तब ना अंदर सेल पानी जाएगा। तो उसके लिए भी सेल बहुत इंटेलिजेंट है, उसके लिए भी चीज बना दिया कि भाई पानी को, प्रोटीन को, कुछ भी अमीनो एसिड जो आप खा पी रहे ना, उसको सेल के अंदर कैसे घुसाए। तो उसको घुसाने के लिए भाई साहब सेल एक चीज किया है, देखो क्या किया बता रहा हूं। उसके लिए ही आप नाम सुने होंगे ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन। तो ग्लाइकोलिपिड जो होता है और ग्लाइकोप्रोटीन भी रहता है, ये दो कंपोनेंट जो है ये बहुत ही हेल्प करता है। किस लिए, ये दो चीज, अरे हैंडराइटिंग दिख नहीं रहा, रुकिए थोड़ा बड़ा बड़ा करके ड्रॉ करना पड़ेगा, थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, कोई बात नहीं। अब इस नाम का वर्ड का नाम सुनिए, अच्छे समझ पाइएगा। ब्लैक से कर देते हैं। ये ग्लाइकोलिपिड का मतलब होता है ग्लाइको, पहले ग्लाइको मतलब होता है आपका कार्बोहाइड्रेट रहेगा इसके साथ रेसिड्यू। और ये जो आपको लिपिड दिख रहा है, लिपिड का मतलब होता है कि आप जो ये वाला पार्ट देख रहे हैं ये पूरा, ठीक है। तो लिपिड भी रहेगा, ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट भी रहेगा। अब ये क्या करता है
बहुत सारा इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन रहता है, जिसको बोलता है ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर होता है। दिखा रहे क्या होता है, अच्छा से दिखाएंगे आप। फ्लूइड में मोजाइक मॉडल वो आपको समझ आएगा। आपको देखिएगा बहुत सारा हर कोई भी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में रहेगा, फ्लूइड मोजाइक मॉडल लिख दो 5 नंबर मिल जाएगा। अब स्टूडेंट रट्टा मार के लिख देता है और उसको A+ मिल जाता है, उसको लगता है सेल बायोलॉजी बहुत पता है। कुछ नहीं पता, मैं बता रहा हूँ। अरे A+ मिल गया तो आपको बायोलॉजी सब थोड़ी समझ आ गया। वो तो इल्यूजन है आपका कि आपको लग रहा है बहुत कुछ पता है, ऐसा कुछ नहीं है। भाई 100 में 100 पाने से बायोलॉजी सब नहीं आता है, मैं बता रहा हूँ। वो देखिए, ये जो आपका अंदर का माल बाहर करने के लिए, बाहर का माल अंदर करने के लिए कुछ सिस्टम बनाना पड़ेगा। उसके लिए सेल बहुत अच्छा चीज बनाया है, वो है आपका प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मैं ड्रॉ कर रहा हूं तो आप लोग को समझ आएगा थोड़ा अच्छा से। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन समझ लीजिए। थोड़ा ड्राइंग का घटिया ना मैं थोड़ा ड्राइंग भी घटिया है, वो हो जाएगा। तो ये जो मॉलिक्यूल का हम चैनल प्रोटीन बोलते हैं, ये प्रोटीन जो होता है इसको इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन बोलता है। ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर भी होता है, असली प्रोटीन भी रहता है, तो इसको इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन बोलता है। तो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन जो होता है उसके अंदर ना भाई साहब यहाँ पर चैनल रहता है, समझ रहे हैं? यहाँ के अंदर चैनल रहता है। इस चैनल से बाहर का चीज अंदर जाता है और अंदर का चीज भी बाहर जाता है। ऐसा बहुत सारा आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। आपको लग रहा है 2D में ऐसा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अरे भाई ऐसे तैरता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, समझ रहे हैं? ऐसे तैरता है और उसके अंदर ऐसे से प्रोटीन रहता है। 3D में सोचिए ना, 2D में मत सोचिए, तभी समझ पाइएगा। तो ऐसे बहुत सारे चैनल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर रहता है। ये भाई साहब क्या करता है, एक नाम होता है प्रोटीन, आप नाम सुनिएगा, बहुत अच्छा नाम है। वो प्रोटीन वाटर को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है, उसका नाम है एक्वापोरिन। बहुत बार क्वेश्चन आया CSR नेट में। आपको देखिएगा JNU का एग्जाम हो जाए, आपका JNU का एग्जाम हो जाए, आपका BHU का हो जाए, आपका CSR नेट, गेट, IIT जैम, जो भी DPT JRF कुछ भी एग्जाम है ना, ये एक्वापोरिन के ऊपर क्वेश्चन आता है कि एक्वापोरिन का काम क्या है, उसका प्रोटीन का नेचर क्या होता है, सर्पेंटाइन नेचर होता है, कितना बार प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पास करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पास करना मतलब क्या होता है ये भी आपको समझाऊंगा। देखिए एक्वापोरिन बोल के प्रोटीन आता है जो क्या करता है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। भाई साहब अब खाना पानी खा लिए, पानी पी लिए, पानी भी तो सेल के अंदर जाना चाहिए ना, वो कैसे जाएगा? वो इस चैनल के थ्रू जाएगा, समझ रहे हैं? उसके अंदर से घुसेगा यहाँ पर सेल के अंदर। ये है आपका साइटोप्लाज्म और यह आपका एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। ये होता है आपका एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। अब देखिए एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से आपको वाटर मॉलिक्यूल जो है ना भाई साहब, वो आपका आ गया अंदर, वो अंदर घुसेगा ऐसे करके। अब बहुत सारा कंफ्यूजन है, साइटोप्लाज्म मतलब क्या होता है? देखिए डिफरेंस आपको पता नहीं होगा बहुत सारे स्टूडेंट को। साइटोप्लाज्म मतलब क्या होता है, साइटोसोल मतलब क्या होता है? मेजॉरिटी स्टूडेंट यहाँ पर दिक्कत कर देता है। साइटोसोल साइटोप्लाज्म अलग चीज होता है। साइटोसोल मतलब जो होता है फ्लूइड जो मैटर रहता है। साइटोप्लाज्म मतलब सेल के प्लाज्मा के अंदर जो रहता है वो फ्लूइड मैटर जो होता है उसको साइटोसोल बोला जाता है। साइटोप्लाज्म मतलब ये होता है कि साइटोप्लाज्म सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स भी बहुत सारा रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पार्क्सिसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus भी रहता है। उसको मिला जुला के अगर बोलिएगा तब ये साइटोप्लाज्म होता है। मतलब साइटोसोल प्लस आपका ऑर्गेनेली अगर आप जोड़िएगा तो उसको साइटोप्लाज्म बोला जाता है। जोड़ना पड़ेगा, सब कुछ अलग नहीं होता है, कुछ चीज को कुछ के साथ जोड़ना पड़ता है। तो ये जो होता है इसको क्लियर कट लिख देते हैं, इसको याद रखिएगा कि भाई ये चैनल प्रोटीन के थ्रू जितना मटेरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर से सेल के अंदर घुसता है, ऐसे नहीं घुसता है। ठीक है, ये लिपिड अगर लिपिड रहा ना सिर्फ तब सेल अपने बिना खाए मर जाएगा, समझ रहे हैं? उसको खाने के लिए मेटाबॉलिज्म करने के लिए कुछ तो चाहिए, पानी चाहिए, अमीनो एसिड चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, कहां से आएगा? वो इसके साथ आएगा। ग्लूकोज को भी ट्रांसपोर्ट करने के लिए बहुत सारा ट्रांसपोर्टर रहता है, अमीनो एसिड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए बहुत सारा ट्रांसपोर्टर रहता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर रहता है। तो इसके अंदर इसके ऊपर अगर कोई ग्लूकोज मॉलिक्यूल लग गया ना ऐसे करके, सपोज ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल यहाँ पर लग गया और ये प्रोटीन था, तो इसको बोल देंगे हम ग्लाइकोप्रोटीन। तो वही फ्लूइड मोजाइक मॉडल में बोला है कि फ्लूइडिटी मेंटेन होना चाहिए। अब फ्लूइडिटी मेंटेन कहाँ कैसे मेंटेन आएगा? वो देखिएगा बहुत अच्छा एकदम डायग्राम लिखा रहता है, प्रोटीन ऐसे तैर रहा है पूरा और कार्बोहाइड्रेट निकल रहा है। तो एक होता है ग्लाइकोप्रोटीन होता है, एक ग्लाइकोलिपिड होता है।
ग्लाइकोलिपिड मतलब लिपिड के ऊपर आपका कार्बोहाइड्रेट रहता है, उसके अंदर जीपीआई एंकर्ड प्रोटीन भी रहता है। जीपीआई एंकर्ड प्रोटीन मतलब लिपिड के ऊपर आपका एक प्रोटीन लिंक रहेगा ऐसे करके, ये प्रोटीन होता है और ये आपका लिंक रहता है लिपिड से। ये लिपिड है ना, हेड जी, पहले आपको पढ़ा है कि ये फॉस्फोलिपिड होता है, तो इसके ऊपर रहता है। आप सिर्फ अब कंपोनेंट आप पढ़ लीजिए, देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कंपोनेंट कुछ होता है। एक कंपोनेंट सबसे ज्यादा जो रहता है, ये क्वेश्चन आता है सीएसआई में, गेट, डीबीटी, जेआरएफ हर जगह, कि सबसे ज्यादा कंपोनेंट क्या क्या रहता है। देखिए होता है कि फॉस्फोलिपिड रहता है सबसे बड़ा, फॉस्फोलिपिड्स रहता है। दो रहता है आपका स्पिंगोलिपिड्स। तीन रहता है आपका कोलेस्ट्रॉल। 4 नंबर आपका देखिएगा फॉस्फोलिपिड के ऊपर, ये इसको भी देखिएगा कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है, इसका बहुत सारा वैरायटी रहता है। मैं इसको थोड़ा हटा के आपको समझा रहा हूं। आप थोड़ा कॉम्पिटिटिव वाले में आ जा रहा हूं कि क्वेश्चन पूछे कहां से पूछते हैं। आई तो आपको प्लाज्मा में स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा। तो ये जो होता है, एक होता है ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड। एक होता है आपका स्पिंगोफॉस्फोलिपिड, स्पिंगोलिपिड्स। तीन होता है आपका कोलेस्ट्रॉल। ये सब चीज मेजर है, सबसे ज्यादा रहता है ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड। फिर ये दोनों कंपोनेंट को मिलाएंगे तो 90% से 80% आपका फिल कर देता है आपका ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, स्पिंगोलिपिड सबसे ज्यादा रहता है, ठीक है। और आपका कोलेस्ट्रॉल भी रहता है। अब कोलेस्ट्रॉल का काम क्या है? कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, देखिएगा बहुत ठंडे माहौल जो प्लांट रहता है, हिमालय में रहता है, अलास्का में रहता है, बहुत ठंडा रहता है वहां पर क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल जो मॉलिक्यूल है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फ्रीज होने से बताता है। आप देखिए कटोरा में पानी रखते हैं तो वो फ्रीज होकर बर्फ हो जाता है। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बर्फ हो गया ना तब दिक्कत हो जाएगा। तो उसको बर्फ ना हो, फ्रीज ना हो जाए, जम ना जाए, इसलिए कोलेस्ट्रॉल रहता है जो जमने से रोकता है। एंटी फ्रीजर मॉलिक्यूल बोल सकते हैं आप उसको। तो कोलेस्ट्रॉल उसको हेल्प करता है और एक रिजिडिटी भी प्रोवाइड करता है। आपको पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आपका फ्लूइडिटी मेंटेन रहता है। फ्लूइडिटी मेंटेन अगर नहीं रहेगा ना तब दिक्कत हो जाएगा। मैं पहले एग्जांपल दिया था, अगर आपको कोई थप्पड़ मारा तो आपको चोट लगता है, ऐसा नहीं कि टूट गया, आपका गाल टूट गया, ऐसे देखे गाल टूटने नहीं देखे, गाल नहीं टूटता है। क्यों नहीं टूटता है? क्योंकि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल है। अगर वो बहुत रिजिड हो जाए तब दिक्कत हो जाएगा जी, ठीक है। तो ये कोलेस्ट्रॉल रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। ये क्वेश्चन आता है, बहुत सारे एग्जाम में आता है, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। अच्छा से नोट डाउन कर लीजिए, कोलेस्ट्रॉल जो होता है रिजिडिटी प्रोवाइड करता है और फ्रीज होने से भी बताता है। और जो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड का बहुत सारा आपका वैरायटी रहता है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब किस किस चीज के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा, अब क्वेश्चन में आता हूं। टाइडाइल कोलिन, अब फॉस्फोटाइडाइल कोलिन काहे बोलता है? फॉस्फोटाइडाइल कोलिन नाम ही सुन रहे हैं, फॉस्फोटाइडाइल कोलिन। फॉस्फेट रहेगा, टाइडाइल मतलब दो आपका फैटी एसिड रहेगा, और कोलिन मतलब टर्मिनल पोजीशन में एक आपका कोलिन ग्रुप रहेगा। कोलिन एक ग्रुप होता है। ऐसे आपका फॉस्फोटाइडाइल सेरीन भी होता है, ऐसे आपका फॉस्फोटाइडाइल इथानोलामिन भी होता है, ऐसे आपका फॉस्फोटाइडाइल इनिसिटॉल भी रहता है। अब ये क्या होता है, इतने ये लिख लीजिए कि ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड के अंदर बहुत सारा टर्म रहता है जिसका नाम होता है, एक होता है आपका फॉस्फोटाइडाइल कोलिन, दो होता है आपका फॉस्फोटाइडाइल इथानोलामिन, तीन होता है आपका फॉस्फोटाइडाइल सेरीन, अब चार होता है आपका फॉस्फोटाइडाइल इनिसिटॉल। ये चार जो कंपोनेंट यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब क्वेश्चन बहुत चालाक होता है, वो लोग यहां से नहीं पूछेगा कि बताओ कितना टाइप का होता है, ऐसे नहीं पूछेगा। आपको बोलेगा कि बताओ इनर लिपिड में कौन सा फॉस्फोलिपिड ज्यादा रहता है, आउटर लिपिड में कौन सा मतलब फॉस्फोलिपिड ज्यादा रहता है। अब आउटर इनर मतलब क्या बोलना चाहता हूं ये समझ लीजिए। देखिए ये होता है आपका चार वेराइटी का आपका फॉस्फोलिपिड जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में रहता है। अब बात हुआ कि इनर में कौन सा रहता है, आउटर में क्या रहता है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेगेटिव चार्ज किस में रहता है, पॉजिटिव चार्ज किस में रहता है, और न्यूट्रल चार्ज किस में रहता है। अब बात हुआ कि ये अगर मैं सोच लूं कि ये टोटल फॉस्फोलिपिड का कंपाउंड है, ठीक है, तो
ऐसा देखे हैं हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, ऐसे ऐसे करके, है क्या? ऐसे करके देखे हैं। तो ये लिपिड बाइलेयर बोला जाता है, इसको आउटर लिपलेट बोला जाता है। अगर ये एक्स्ट्रा सोलर फेस है तो इसको इनर लिपलेट बोला जाता है, इसको आउटर लिपलेट बोला जाता है। अब इसको आउटर लिपलेट बोलते हैं तब जब एक्स्ट्रा सोलर स्पेस इधर रहता है, और इसको इनर लिपलेट तब बोलेंगे जब इधर साइटोप्लाज्म या साइटोसोल स्पेस रहेगा, ठीक है। यहां पर आप पूछता है कि यहां पर कौन कौन सा फॉस्फोलिपिड ज्यादा रहता है, और इनर यहां पर कितना कितना फॉस्फोलिपिड कितना अमाउंट में रहता है। यहां से क्वेश्चन पूछेगा, नोट डाउन कर लीजिए, कोई भी एग्जाम हो पूछेगा ही पूछेगा दोस्तों, हल्के में मत लीजिए, मैं पहले ही बता, ठीक है। तो ये डायग्राम आपको मिलेगा, मैं बता रहा हूं एल्बर्ट से मैं पढ़ा रहा हूं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल के एक चैप्टर है, अब वहां पर जाके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो आपको और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में कि बताओ कि ये फॉस्फोलिपिड जो होता है किसमें नेगेटिव चार्ज रहता है, किसमें पॉजिटिव चार्ज रहता है, कौन सा फॉस्फोलिपिड में नेगेटिव चार्ज रहता है, कौन सा फॉस्फोलिपिड में पॉजिटिव चार्ज रहता है, और कौन सा फॉस्फोलिपिड में आपका न्यूट्रल रहता है। ये क्वेश्चन भी पूछा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा है कि नेगेटिव चार्ज किसमें रहता है, ये क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। तब अच्छा से लिख लीजिए कि नेगेटिव चार्ज जिसमें रहता है उसको बोला जाता है फॉस्फोटाइडाइल सेरीन। एकदम लिख लीजिए, क्वेश्चन एकदम यहां से उठा के दे देता है, ठीक है। क्या करता है, उठा के दे देगा क्वेश्चन यहां से। तो ये वाला टर्म आप लिख लीजिए, इनर लिपलेट में कौन सा रहता है, आउटर लिपलेट में कौन सा आपका फॉस्फोलिपिड रहता है, पॉजिटिव चार्ज किसमें रहता है, नेगेटिव चार्ज किसमें रहता है, न्यूट्रल चार्ज किसमें रहता है। इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत सारा पूछा जाता है, ये तो भाई उठा के दे देगा आपको कि बताओ नेगेटिव चार्ज किसमें रहता है, तो फॉस्फोटाइडाइल कोलिन लिख दीजिएगा, ठीक है। और आप लोगों का काम है कि आप लोग एक बार एल्बर्ट का बुक उठा के आप पढ़ लीजिए, क्योंकि वहां से क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। CSR नेट हो और जो भी हो। आई होप आपको जो मैं पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो पढ़ा नहीं पाऊंगा कि वो बहुत बड़ा वीडियो हो गया, 30 मिनट का हो गया। तो इसके बाद मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटिन्यू करते रहूंगा। और आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो, कोई भी आपको लग रहा है कि मेरा छूट गया, क्योंकि अभी शुरू कर रहा हूँ, शुरुआत कर रहा हूँ, तो अभी तो लिए अंगड़ाई है, थोड़ा दिक्कत लगेगा, आप लोग को हो जाएगा, मैं आस्ते आस्ते कंटिन्यू कर दूंगा सब कुछ। तो मैं जितना पढ़ाया हूँ आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिए और फीडबैक दीजिए, मैं उसको सही करने की कोशिश करूंगा। फीडबैक लाइट का जो है वो दिक्कत है, वो उसको मैं ठीक करने की कोशिश करता हूँ। और जितने भी कंपोनेंट है जहां से क्वेश्चन पूछ सकता है मैं तो नोट डाउन करके बता दूंगा, वहां से क्वेश्चन पूछेगा भाई। CSR नेट हो जाए, DBT JRF हो जाए, IIT JEM हो जाए, वहां से क्वेश्चन पूछेगा, मैं लिख के बता रहा हूँ। बायोलॉजी को अच्छा समझिएगा, क्वेश्चन क्रिएट कीजिएगा कि लिपिड बाइलेयर क्यों है, आपको समझ आएगा लिपिड बाइलेयर क्यों होता है, लिपिड बैरियर क्यों बनाना पड़ता है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल तो क्वेश्चन लिख के आगे नंबर मिल गया अलग बात है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, तभी तो CSR नेट क्लियर नहीं होता। CSR नेट क्लियर करने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि बायोलॉजी काम क्या से करता है, बाइलेयर क्यों होता है, फ्लूइडिटी मेंटेन करना क्यों होता है। ये भी नेक्स्ट क्लास में ये पढ़ाऊंगा आपको कि भाई टेम्परेचर बढ़ाने से मेम्ब्रेन का क्या शिफ्ट होता है, फ्लॉपेज क्या होता है, फ्लिपेज क्या होता है, एंटीजन क्या होता है, ये सब और बहुत सारे टॉपिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो सब मैं आपको पढ़ाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। मैं सिर्फ आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, दूसरे का शेयर कीजिए, अच्छा लगा दबा के लाइक कीजिएगा, पहले ही बताया हूं, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, हर बार वीडियो देखने के लिए, लाइक करने के लिए, इतना देर तक वीडियो देखने के लिए प्रेम पूर्वक आदर पूर्वक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।